बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? कैसी गुजर रही हैं आपकी इबादतें? अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अपनी भी मग़फ़िरत की दुआ करें, बख्शिश की, और मेरे लिए भी। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है दुर्रे सुमन का मैं, मोहब्बत और तुम। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो आज आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि मैं जिस रूम में बैठी पढ़ रही हूँ वो रोड के पास है, तो इसीलिए ना थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। रमज़ान है तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे आज यही टाइम मिला, तो मैंने कहा मैं आपको ना इसी टाइम में पढ़ के सुना देती हूँ। ये ईद बेस्ड नावल नहीं है। ईद के काफ़ी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अभी आगे और भी आएंगे। इसी दौरान मैं एक जो है नावल सिलसिलेवार एक स्टार्ट करने लगी हूँ, कमरोज़ शहर का तेरे प्यार की खुशबू। वो भी बहुत खूबसूरत नावल है। इस रमज़ान में वो भी एपिसोड वाइज साथ चलेगा, और साथ में ईद बेस्ड भी दे दिया करूँगी। तो चलिए आज का नावल स्टार्ट करते हैं। दुर्रे सुमन का मैं, मोहब्बत और तुम। ये बेसिकली कज़न्स बेस्ड नावल है। लड़का जो होता है वो इकलौता होता है, फिर उसके मतलब उसकी एक कज़न की पैदाइश होती है, जिससे उसको लगता है कि इसके आने से उसकी अहमियत कम हो गई है। तो बस और फिर वो जो कज़न होती है वो खूबसूरत भी बहुत होती है। उसी बेस पे है ये नावल, बहुत खूबसूरत नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं, मोहब्बत और तुम। खलील जिब्रान कहता है, मोहब्बत सालों तक हमारे अंदर पनपती रहती है और हम उससे लाइल्म रहते हैं, लेकिन फिर इदराक का एक लम्हा आता है और ये हम पर खुलती ही चली जाती है। जब इदराक के इस लम्हे ने मुझ पे अपनी हकीकत खोली तो मैं उसे बेयकीन बना चुका था। उसकी आंखों से सारे ख्वाब छीन लिए थे मैंने। एक पल के लिए भी मैंने उसके जज्बात की परवाह नहीं की थी। वो मेरे लिए क्या सोचती थी, कैसे सोचती थी, मुझे उससे कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा था। फिर अचानक दियार गैर में 4 साल गुजार देने के बाद मुझ पर ये उकदा खुला कि ना चाहते हुए भी मुझे बीना से मोहब्बत हो गई है। वो मोहब्बत जो कम अज़ कम उस लड़की से कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया भी तो यही होता है कि उसमें चाहने और ना चाहने का कोई अमल दखल नहीं होता। ये होती है या नहीं होती, ये कब, क्यों और कैसे होती है मोहब्बत, ये सारे जवाब देना, मांगना या ढूंढना कभी नहीं जानती। ये तो बस होती है, चाहे जिस रंग में भी हो, जिस रूप में भी हो, इसका होना ही सब कुछ होता है। ये वो राज है जिसे आप खोजने के बावजूद जान नहीं सकते। लिखने वाली इस लफ्ज़ मोहब्बत पर 101 अफसाने ही क्यों ना लिख डाले, इसे वजाहत से फिर भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये उम्मीद बनकर आपकी ढारस बंधाती है और गिरने नहीं देती। कभी ये बड़े तमतराक किस्से आपके जज्बों को पटक कर आपकी बेबसी का तमाशा देखती है। फिर आप एक हारे हुए जवारे की तरह इस मोहब्बत के आगे सब कुछ हारते चले जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सारी उम्र की पूंजी लगाकर भी बाज़-औक़ात खसारे में रह जाते हैं। मैं ज़ोयान अहमद गिलानी भी उसकी मोहब्बत में अपनी अना के पत्ते कुछ ऐसे ही हारता चला गया। 4 साल कम नहीं होते। मैंने इन 4 सालों के एक एक दिन उसके ख्यालों से निजात की जंग लड़ी, लेकिन जो ही मैं उसे बुलाने की कोशिश करता, अगले ही पल उसका अक्स मेरी आंखों में बनने के लिए आन मौजूद होता। मोहब्बत में ऐसा क्यों होता है? क्यों अपना आप आपके इख्तियार में नहीं रहता? दियारे गैर में 4 साल तक इस सवाल ने मेरा चैन और सुकून गारत किए रखा। फिर भी मैं हर सुबह का आगाज़ इस उम्मीद पे होता कि शायद आज मैं उसके ख्याल को दिल से मिटाने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन अब जबकि मैं मुकम्मल तौर पर हथियार फेंक दिए हैं और आज शाम 6 बजे की फ़्लाइट से मुझे पाकिस्तान रवाना होना है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं भरपूर कोशिश करूं भी तो क्या वो लड़की मेरी किसी बात को यकीन का दर्जा दे पाएगी? क्या वो मेरी 4 साल कब दी हुई इस अजियत को भूल जाएगी जो मैं उसे सौंप आया था? निकाह का वो ताल्लुक जो मैंने बेबो मम्मा और बाबा के दबाव में आकर उससे बांध कर किस आसानी से कह दिया था, किसी खुशफहमी में मत रहना, इस खुशी में मेरी कोई खुशी शामिल नहीं है। कहते हैं मोहब्बत को इजहार का पानी ना मिले तो ये खाली बीज की तरह आपको फ़ायदा नहीं देगी। मैं भी कोई खुशगुमानी उसके आंचल से बांध के नहीं आया था। पता नहीं मुझे उससे इतनी चिढ़ क्यों हो गई थी। शायद बचपन से मैं गिलानी पैलेस का इकलौता पोता था। घर भर से प्यार लेना अपना हक समझ के वसूल किया करता था, वो हक जो सिर्फ मेरा था, मेरे लिए था। फिर 7 साल के बाद ना जाने कहाँ से नर्म से गालों वाली वो प्यारी सी बच्ची बड़ी मम्मा
ताई की गोद में आसमाई। गिलानी पैलेस में जितनी खुशियां उसकी पैदाइश पे मनाई गई, पोता होने के बावजूद शायद मेरी आम पर भी नहीं मनाई गई थी। गिलानी पैलेस में उसकी हकीकत पे जिस तरह वसी पैमाने पर दावत का एहतमाम हुआ था, उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। मुझे याद है पहली बार मुझे जीनत फूफो ने यह एहसास दिलाया था कि वो कितनी खास है और मैं कितना आम और मामूली हूँ। इस छोटी सी गुड़िया को उठाते हुए मुझे हमेशा एक खौफ सा घेर लिया करता था, कहीं वो गिर ना जाए मेरे हाथों से, इसलिए मैं उसे उठाने से इज्तनाब किया करता था। एक दिन वीकेंड पे जीनत फूफो अपने बच्चों समेत आई हुई थी। उनके सामने कहीं मैंने हीना को गोद में उठाने की कोशिश की। मेरी इस कोशिश के दौरान वो रुई के नम गालों जैसी गुड़िया कसमसाकर रोने लगी। बड़ी मामा कहीं काम से बाहर गई हुई थी, वो काट में अकेली सो रही थी। जो ही मैंने उसे गोद में उठाया, ना जाने कहाँ से जीनत पुप्पो आधम की। अरे जोयान के बच्चे, सत्यानाश हो तेरा, अगर ये कहीं गिर जाती तो। वो पुप्पो, मैं तो इस गुड़िया को उस उनकी गरजदार आवाज़ पे मैं यकलख्त गड़बड़ा गया था। चल ला इधर दे कमबख्त, ये उसे उठा के और भी काला लगता है जैसे चांद को ग्रहण लग गया हो। झट से उन्होंने हीना को मेरी गोद से लेकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी चांद सी गुड़िया, तुझे तो मैं अपने दुरेत की दुल्हन बनाऊंगी। उस रात को आधा घंटा वॉशरूम में साबुन से मुंह रगड़ रगड़ धोने के बावजूद मुझे अपने कॉम्प्लेक्शन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। रात जब मम्मा बेडरूम में दाखिल हुई तो मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे देखकर उनके लबों पे हल्की सी चीख निकल गई। जोयान, ये क्या कर रहे हो तुम? मामा, आपकी नाइट क्रीम लगा रहा हूँ ताकि मैं भी बड़ी मम्मा की गुड़िया की तरह बिल्कुल वाइट हो जाऊँ। मम्मा ने बेख्तियार मुझे खुद से भींच लिया था। नहीं मेरी जान, आप वैसे ही इतने प्यारे हो कि आपको ये सब कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ममता के प्यार का वो इजहार था जिसने अगले चंद दिनों में मेरे इस एहसास को धो डाला। लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते ही क्लासरूम में एक बच्चे ने मेरी चेयर पर कब्जा जमाने की कोशिश की। इस कोशिश को नाकामी से दो चार करने के बाद उस बच्चे ने मुझे सिंघाड़ा कहकर छेड़ा। मुझे याद है उस दिन स्कूल से वापसी के बाद मैं मम्मा की गोद में मुँह छुपा के बेतहाशा रो रहा था, और वो आंसू सिर्फ मेरे नहीं थे, मम्मा के आंसू भी उसमें शामिल थे। रफ्ता रफ्ता मेरे हक में हीना भी हिस्सेदार बनने लगी। हर जगह हर मौके पे उसे मुझसे बढ़तरी हासिल होने लगी और मुझे उससे ना चाहते हुए भी एक चिढ़ सी होने लगी। वो गहरी नींद सो रही होती तो मैं चुपके से उसे चुटकियां काट कर जगा देता। उसके रोने से मुझे एक अजीब कमीनी सी खुशी होती। वक्त जैसे तैसे गुजर रहा था, वो हसीन से हसीन तर होती जा रही थी। खैर, रंग तो मेरा भी पहले की तरह इतना डार्क नहीं रहा था। इसके बावजूद बचपन का वो कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर से निकला नहीं था, बल्कि वो मेरी उम्र के साथ साथ बड़ा था। मैं अगर शक्ल सूरत में मामूली था तो जहानत में इतना ही गैर मामूली भी था। मेरे मुकाबले में वो हमेशा पासिंग मार्क्स देकर बमुश्किल पास हुआ करती थी। तालीमी मैदान में हमेशा से पहली 3 पोजीशंस में एक मेरी हुआ करती थी। रिजल्ट कार्ड हाथों में लिए जब वो ज़ारों की तार रो रही होती तो इत्मीनान की ठंडी सी फवार मेरे जलते कटते दिल पर बरस कर मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया करती थी। रफ्ता रफ्ता उसे जियो तो कब मैं देखना मेरी खुशी बनता चला गया। यही वजह थी कि फर्स्ट कज़न होने के बावजूद कभी भी मेरी हीना से दोस्ती ना हो सकी। सानिया और रानिया बहनों के बाद शायद मुझे इस रिश्ते को तकवीदन की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। एक नामालूम सी झिझक, एक ना समझ में आने वाला गुरेज हम दोनों के बीच हायल होता चला गया। एक ही घर में रहते हुए हमारा ताल्लुक अजनबियों जैसा था। उसे कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक था। हर वीकेंड पे खाने में वो कोई नई डिश बनाकर दाद वसूल करना नहीं भूलती थी। घर भर में एक मैं ही था जिसे उस समेत उसकी बनाई हुई कोई चीज़ पसंद नहीं आया करती थी। मामा तो अक्सर उसकी मोहब्बत में मुझसे भी उलझ जाया करती। वो अगर सबकी आंखों का तारा थी तो बहुत कुछ खास था उस लड़की में, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर भी मैं बड़ी डिटाई से इस खास लड़की की बहुत सी खूबियों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। आज से 4 साल कबल उसके लिए नफरत का पहला एहसास तब मेरे दिल में जागा जब घर में उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की गई। इस पार्टी में उसकी आधी दर्जन फ्रेंड्स में से एक ने मुझे दुरिया के साथ देखते ही हीना से सरगोशी की थी, जो कम से कम मेरे लिए सरगोशी कतई नहीं थी। यार, तुम्हारे इस कज़न को देखकर लगता है जैसे मौसूफ अभी कोयले की कान से बरामद हुए हों। इस जुमले पे सवाई हीना के तकरीबन उसकी सभी फ्रेंड्स दबी दबी हंसी हंसती। ज़िंदगी में पहली पहली बार मैंने अल्लाह से शिकवा किया। पहली बार मैंने गिलानी पैलेस में खुद को मिसफिट किया महसूस किया। अगर अगर मैं कमसूरत था तो कम से कम उससे इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। यह मेरा ज़ाती ख्याल था, जिसे मैं वजह बनाकर उस रात अल्लाह से लड़ता रहा, और सुबह मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अब मज़ीद यहाँ मुझे नहीं रहना। उसके विदा होने तक मैं गिलानी पैलेस में नहीं रहना चाहता। नाश्ते की टेबल पे बेबो, जो कि दादी, बड़ी मम्मा, बाबा और मामा सभी लोग मौजूद थे। जब मेरी इस इत्तला ने उन सबको बढ़ता हालत में डाल दिया था। मैं हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। बाबा का ख्याल था कि मुझे मज़ीद स्टडीज़ के लिए जुनून में मुब्तला होने की बजाय अब उनके लेदर गारमेंट्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। बेबो ने मुझे पाकिस्तान की मोहब्बत और अपनी मिट्टी की कशिश पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, जो उस वक्त मुझे इंतहाई बोरिंग लग रहा था। बड़ी मामा ने बड़े प्यार से मुझे परदेसियों के मसाइल से आगाह किया था, और मम्मा यकीनन उन्होंने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया था जब इस स्लाइस पर पनीर लगाकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए नॉर्मल अंदाज में कह गई,
ज़ोयान, मुझे ऐसा फजूल मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा मैं इस टॉपिक पे कोई बात ना सुनो। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। किस चीज़ की कमी है तुम्हें? क्या नहीं है तुम्हारे पास यहाँ? मैं उन्हें क्या बताता? क्या नहीं था मेरे पास? बहरहाल सबकी राय सुन लेने के बावजूद मैं गिल्ट के सहारे यहाँ बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। नाश्ते की टेबल से उठते हुए इंग्लैंड जाने का हतमी फैसला मैं कर चुका था। बाबा की राय, मम्मा का प्यार, बेबो की डांट और बड़ी मम्मा की नसीहतें, इनमें से कोई भी मेरे पाँव में जंजीर नहीं बांध सका। बिलाखिर सब मेरी रज़ा में राज़ी हो गए थे, लेकिन उनकी रज़ा में ज़ोयान अहमद गिलानी किसी तौर पर राज़ी नहीं था। सबकी हतमी राय पर यही फैसला हुआ था कि इंग्लैंड जाने से कबल मुझे निकाह के बंधन में बांध देना चाहिए। निकाह, और वो भी उस लड़की के साथ जिससे भागकर मैं खुद से, घर से और हत्ता के इस मुल्क से भाग रहा था। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में शामिल कर लेता, ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं सारी उम्र ब्लैक एंड वाइट कपल की मिसाल बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने ये शर्त सुनते ही इनकार कर दिया था। ज़ोयान, तुम पागल हो गए हो। क्या कमी है हीना में? बड़ी मम्मा धीमे मिजाज की खातून थी, मगर मेरे इनकार ने